हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है, यह एक युक्ति है, ये क्या है, एक डिवाइस है, एक इक्विपमेंट है जो क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। यानी मान लीजिए ये कोई करंट फ्लो हो रही है और ये रेजिस्टेंस है, ये करंट फ्लो हो रही है, तो इसको रोकने का काम कौन करता है, हमारा रजिस्टर। क्या करता है, रजिस्टर। जो हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वो कौन करता है, हमारा रजिस्टर या प्रतिरोध। अब रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, ये एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, किसकी, हमारे रजिस्टर की, यानी प्रतिरोध का एक गुण है, जिसके कारण प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसको बहने से रोकता है, उसको फ्लो होने से रोकता है। तो ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं हम, कि ये प्रतिरोध का वह गुण है जिसके कारण प्रतिरोध धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, यानी उसको फ्लो होने से रोकता है। तो ये था हमारी डेफिनेशन थी रेजिस्टर की और रेजिस्टेंस की। अब हम देखेंगे, देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो सीधे किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। यानी हम जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और उसके उल्टा ये क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, हम जितने एरिया को बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को साथ लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। अब यहाँ से देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट के लिए आया हमने यहाँ पे रो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला, जो क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रो क्या है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, क्या है, R इज प्रोपोर्शनल टू रो L अपॉन में A। अब हम देखेंगे कि यूनिट क्या होती है इसकी। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है ओम। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, क्या होती है ये, ओम। अब देखिए, फॉर ए गुड रेजिस्टेंस, एक अच्छे रेजिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। एक अच्छे टेम्परेचर, एक अच्छे रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान लो होना चाहिए। अब देखिए अब हम कुछ जो हमारी, देखिए मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट देखेंगे, कॉन्स्टेंटेन का और कॉपर का। तो मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, 0.0015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ये यूनिट है, किसकी यूनिट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट है। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से हम कॉन्स्टेंटेनम का देखेंगे तो कितना आएगा, 0.00020 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखेंगे कॉपर का, तो कॉपर का कितना होता है, 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट जिनको हमें याद रखना है कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है। अब देखिए टेम्परेचर एरर होती है, जो टेम्परेचर एरर को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मैग्नीन का। और टेम्परेचर को जो हमारी एरर होती है उसको कम करने के लिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का। और इस स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को किसका बनाते हैं हम, मैग्नीन का। तो टेम्परेचर एरर को कम करने के लिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि टेम्परेचर एरर को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं हम, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का, जिसे हम किसका बनाते हैं, हम मैग्नीन का बनाते हैं। अब देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, रेटिंग किस में करते हैं, सॉरी इसकी रेटिंग किस में करते हैं, यूनिट तो इसकी ओम होती है। अब रेटिंग किस में करते हैं, रेटिंग करते हैं इसकी वाट में। अब इसकी यूनिट रेटिंग वाट में ही क्यों करते हैं, तो इसकी रेटिंग वाट में इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, एक्टिव पावर को खर्च करता है, और एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, हमारी वाट। तो इसलिए इसकी रेटिंग भी किस में करते हैं, हम वाट में करते हैं। तो देखिए ये था हमारा रेजिस्टेंस। अभी हम इससे रिलेटेड और भी देखेंगे। तो देखिए
ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये क्या करता है, देखिए ये मान लीजिए हमारा कोई कंडक्टर है और इसमें आयंस है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन है ये देखिए कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। अभी हमने इसको एनर्जी दी, इधर से क्या दी, एनर्जी दी, तो क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इससे क्या होगा, लॉस होंगे, हमें क्या होंगे आगे, लॉस होंगे। अब लॉस किस फॉर्म में होंगे, तो वो जो लॉस होंगे हमारे वो रेजिस्टेंस के रूप में होंगे, हमारे किसके रूप में होंगे, रेजिस्टेंस के रूप में, किसके रूप में, रेजिस्टेंस के रूप में। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में खर्च करता है, किस फॉर्म में खर्च करता है, ऊष्मा की फॉर्म में। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है एनर्जी को हीट की फॉर्म में क्या करता है, खर्च करता है। तो देखिए ये हमने देखा हमारा रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखी हमने क्या होता है, इस फॉर्मूला देखा, इसकी यूनिट देखी। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, देखेंगे हम रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो देखिए रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता क्या होती है, देखिए इसका हमने फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन में ए, क्या है, रो एल अपॉन में ए। अब यहाँ ये क्या है, रो रेजिस्टिविटी है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं रो का, एन रेजिस्टिविटी है तो क्या हो जाएगा, रो बराबर ये ए यहाँ पे चल जाएगा आर के पास पक्षांतरण होके, तो आर ए अपॉन में एल, ये क्या आ गई, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। तो ये है हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। तो ये है हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब देखिए जो रेजिस्टिविटी होती है, जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, देखिए किस पे डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति व तापमान पर, किस पर डिपेंड करती है जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है, ओनली पदार्थ की प्रकृति और तापमान, यानी सिर्फ ना ही लेंथ पे डिपेंड करती है हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है, ना ही क्रॉस सेक्शन एरिया पे, सिर्फ पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर, इन दोनों पे क्या करती है, डिपेंड करती है। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे हम, देखिए रेजिस्टेंस, इसकी फॉर्मूला है आर ए अपॉन में एल, तो हम यहीं से यूनिट बनाते हैं, देखिए हम इसकी, देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट मीटर। अब देखिए यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। और यही क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी आर का फॉर्मूला क्या होता है, ये किस किस पे डिपेंड करती है, इसकी यूनिट क्या होती है। अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी चालकता, चालकता क्या होती है, ये क्या होती है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारी कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसके उल्टा होती है, विपरीत होती है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनली विपरीत होती है इसके। देखिए अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे हम, इसकी यूनिट निकालेंगे हम इस रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स
और मीटर इनवर्स। ये क्या है इसकी यूनिट, या मोह पर मीटर, या और भी क्या हो सकती है इसकी यूनिट, सीमेंस पर मीटर। तो ये सब क्या है इसकी यूनिट है, किसकी, कंडक्टिविटी की। अब हम देखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, चालकत्व क्या होता है। तो ये क्या होता है, देखिए इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये आर के रेसिप्रोकल होता है, उसके उल्टा होता है। जो हमारा रेजिस्टेंस है उससे क्या होता है, उल्टा होता है। इसकी भी यूनिट हम इस रेजिस्टेंस से निकालेंगे, कैसे, देखिए 1/ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, या मोह या फिर सीमेंस। ये क्या है इसकी यूनिट्स है। तो देखिए सबसे पहले अब देखा हमने इसमें रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो हम इस तरह से कह सकते हैं इसको कि जिस क्षमता, ये क्या है, एक कैपेसिटी होती है एक तरह से। जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, एक तरह से कैपेसिटी होती है। ये एक कैपेसिटी होती है, जिस जिस क्षमता से कैपेसिटी रेजिस्टेंस क्या करता है, जो हमारी करंट होती है उसको फ्लो होने से रोकता है, उसी क्षमता को क्या कहते हैं, उसी कैपेसिटी क्या कहते हैं, हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसी तरह से कंडक्टिविटी की हम निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी भी ऐसी होती है कि कंडक्टेंस होता है, जितनी क्षमता से करंट को फ्लो होने देता है उसको सपोर्ट करता है फ्लो होने में, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। और कंडक्टेंस की डेफिनेशन हम इस तरह से कह सकते हैं कि कंडक्टेंस क्या करता है, ये वह गुण होता है जो धारा के मार्ग में फ्लो होने में क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको उसको फ्लो होने में क्या करता है, सहायता देता है। तो ये था हमारी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए हमने देखा सबसे पहले रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा पैरेलल ऑपरेशन, सॉरी, कि रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है कितने प्रकार से हो सकता है। तो देखिए देखिए उससे पहले, कनेक्शन से पहले हम देखेंगे कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो वो सॉरी, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया और लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहला केस देखेंगे हम कि किसी तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाने पर, कि किसी तार की लंबाई खींचकर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए, तो नया रेजिस्टेंस क्या निकल कर आएगा हमारा, मान लीजिए किसी तार की लंबाई खींचकर कितनी गुणा कर दी हो, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, नया रेजिस्टेंस। तो देखिए आर न्यू क्या जाएगा, एन स्क्वायर आर ओल्ड, क्या जाएगा, एन स्क्वायर आर ओल्ड। यहाँ पे एन क्या है, एन यहाँ पे यह बताएगा हमें कि जो तार है उसकी लंबाई को कितने गुना बढ़ाया गया है या उस कितने गुना घटाया गया है। तो ये क्या बताएगा हमें, एन। अब देखिए ये पहला केस था हमारा कि तार की लंबाई को खींच के बढ़ाया जाए। अब मान लीजिए तार की लंबाई को बिना खींचे बढ़ाया जाए, बिना खींचकर या दबाकर, मतलब तार की लंबाई को हम खींचे नहीं, बिना खींचे इसकी लंबाई बढ़ा दे, तो इसका नया फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, आर न्यू
इज इक्वल टू एन आर ओल्ड। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। देखिए अब यदि तार की लंबाई को हम खींच के बढ़ाए तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड। अगर हम बिना खींचे बढ़ाए तार की लंबाई को तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, आर न्यू इज इक्वल टू एन आर ओल्ड। ये तो हमने देखा लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। अब हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, रेडियस और डायमीटर। तो देखिए यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल खींचकर बढ़ाया जाए, यदि किसी तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यदि उसे हम खींच के बढ़ाए तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, आर न्यू इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हमने ये ऐसे कैसे लिख दिया कि n इन गुणा में क्यों लिखा, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको डिवाइड में, तो अब बताऊंगा वो क्यों लिखा हमने। देखिए आर ओल्ड अपॉन में एन स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। अब यहाँ पे देखिए लंबाई को हम मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सीधा इसके प्रोपोर्शनल होता है, और इसको हम नीचे लिखेंगे क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। इसी तरह बिना खींचे अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाए तो फिर क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, तो देखिए इसका नया रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड अपॉन में एन। ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। तो देखिए हमने सबसे पहले देखा कि तार की लंबाई को खींच के बढ़ाया जाए तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, तो उसका नया रेजिस्टेंस आएगा हमारा आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड। अगर बिना खींचे बढ़ाया जाए तार की लंबाई को तो आर न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, एन सिर्फ एन आएगा। यहाँ पे खींच के बढ़ा रहे हैं तो क्या देखिए बोर्ड से देखिएगा यहाँ पे आ रहा था एन स्क्वायर, अब हम बिना खींचे बढ़ाएंगे तो सिर्फ एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा मल्टीप्लाई में। यदि इसी तरह से हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को खींच के बढ़ाए तो क्या होगा, आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड अपॉन में एन स्क्वायर। और बिना खींचे बढ़ाए, जैसे हमने लंबाई को बिना खींचे बढ़ाया था तो वो सिर्फ एन रहेगा था एन स्क्वायर से, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या जाएगा, आर ओल्ड अपॉन में एन। अब देखिए ये था हमारा रेजिस्टेंस की लंबाई और तार की लंबाई और तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे रेडियस और डायामीटर। कि अगर तार के त्रिज्या और व्यास, त्रिज्या या व्यास दोनों में से किसी एक को खींच के या बिना खींचे बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यदि तार का व्यास या त्रिज्या खींचकर बढ़ाया जाए, खींचकर क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, उसका नया रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा। तो देखिए आर न्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, आर ओल्ड अपॉन में एन की पावर 4, क्या आ जाएगा, आर ओल्ड अपॉन में एन की पावर 4। यदि किसी तार की त्रिज्या या व्यास को खींचकर बढ़ाया जाए तो उसका नया रेजिस्टेंस निकल के आएगा हमारा, आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड अपॉन में एन की पावर 4। अब यदि इसको भी बिना खींचे बढ़ाए बिना खींचे तो क्या होगा, देखिए बिना खींचे बढ़ाए तो उसका आर न्यू क्या निकल के आएगा हमारा, आर
ओल्ड अपॉन में एन की स्क्वायर, क्या आएगा आर ओल्ड अपॉन में एन स्क्वायर। तो देखिए हमने देखा कि लंबाई का, क्रॉस सेक्शन एरिया का और व्यास का या त्रिज्या का कि रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। उसको खींच के बढ़ाए तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा नए रेजिस्टेंस का, और अगर बिना खींचे बढ़ाए तो उसका नया फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। ये देखा हमने। अब आगे देखेंगे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखिए देखिए अब टेम्परेचर कोफिशिएंट देखेंगे हम रेजिस्टेंस का। तो देखिए ये क्या है, हमारा एक डायग्राम है, इसमें क्या है हम कैसे निकालेंगे इससे टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का। तो देखिए ये क्या है, एक ग्राफ है। इसमें क्या है, जो इतनी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आर नोट है, और इसकी पूरी लेंथ क्या है आर टी। और अगर हम इसकी देखें, इसकी कैसे निकालेंगे हम, इतने एरिया की लेंथ कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इतने से एरिया की। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से जितना भी है ये पूरा, इसमें से हम इसको घटा देंगे, इस पूरे में से इसको घटा दे तो हम इस एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे आ जाएगी आर टी माइनस आर नोट, और यहाँ पे हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए स्लोप क्या होती है, ढाल क्या होती है टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, लाल बट्टे कक्का क्या होता है, देखिए लाल बट्टे कक्का। अब टेन थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब, क्या होता है सॉरी लंब बट्टे आधार, सॉरी लंब बट्टे आधार। ये क्या होता है हमारा टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है, इसमें लंब क्या है आर टी माइनस आर नोट, आर टी माइनस आर नोट, और यहाँ पे आधार क्या है पूरा 0 से लेके टी डिग्री सेंटीग्रेड यानी टी। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, और डेल टी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं डेल टी। तो ये क्या है, इस स्लोप का फॉर्मूला है। अब हम निकालेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। हम मान लीजिए हमसे किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ ले कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे तो इतनी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, तो इतने डिग्री टेम्परेचर पे कितनी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको हम किससे शो करते हैं, अल्फा। अल्फा नॉट क्या है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू होती है स्लोप अपॉन में आर नोट। क्या होती है, स्लोप अपॉन में आर नोट। अब यहाँ पे हमने स्लोप निकाली थी, टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी आर टी माइनस आर नोट अपॉन में डेल टी। अब आर नोट लिख देंगे इसके साथ, तो ये अल्फा नोट का वैल्यू निकल के आ गई आर टी माइनस आर नोट अपॉन में डेल टी आर नोट। अब हमें यहाँ से क्या पूछता है, आर टी की वैल्यू निकालनी है। आर टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। देखिए यहाँ से हम इसका पक्षांतरण कर देंगे डेल टी आर नोट का, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा नोट आर नोट
डेल टी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आर टी माइनस आर नोट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आर टी है वैल्यू किस निकालनी है हमें आर टी की, तो इस आर नोट को हम यहाँ भेज देंगे। तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा अल्फा नोट डेल टी आर नोट प्लस आर नोट। अब देखिए यहाँ पे आर नोट कॉमन आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो आर टी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारी आर नोट 1 प्लस अल्फा नोट डेल टी। और यही क्या है हमारा फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्या है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि आर टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा नोट डेल टी। तो देखिए हमने इस पूरे प्रोसेस से क्या निकाली, हमने आर टी की वैल्यू निकाली। तो इसका फॉर्मूला जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा नोट डेल टी। अब देखिए मान लीजिए आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी दे रखा हो टेम्परेचर और T डिग्री सेंटीग्रेड पे भी दे रखा हो। अब आपसे किसी और पे पूछ ले टेम्परेचर कितना होगा, तो उसके लिए क्या होगा, किसी और टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पूछ ले सॉरी, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। देखिए आर नोट पे हमको दे रखा है रेजिस्टेंस, सॉरी आर वन पे कितना दे रखा है आर नोट 1 प्लस अल्फा नोट T1, और R2 कितना हो जाएगा जो हमें निकालना है, इसको भी मान लेते हैं हम फॉर्मूला इसका आर नोट 1 प्लस अल्फा नोट T2। अब हमें T1 T2 की लिख रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पे T लिख सकते हैं इसको डेल टी को भी। तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे इनको समीकरण 1 और R1 और R2 क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ से R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें निकालना है R2 क्योंकि R1 भी दे रखा है हमें, R नोट भी दे रखा है और पूछा क्या है हमसे R2। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये यहाँ से देखिए आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा एक, तो देखिए R1 1 प्लस अल्फा नोट T2 अपॉन में 1 प्लस अल्फा नोट T1। ये क्या है इसका फॉर्मूला आ गया कि हमें मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी टेम्परेचर का मान दिया है और T डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मान दिया है, और पूछ ले किसी और टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस का मान पूछ ले, तो हम इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं, आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखा हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इसकी यूनिट और देख लेते हैं, देखिए हमने पहले पढ़ लिया था, फिर भी हम देख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब हम कुछ टेम्परेचर कोएफिशिएंट के टाइप्स को देखेंगे, पॉजिटिव हो गया हमारा, जीरो हो गया और नेगेटिव हो गया, तो वो कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है कि यदि हम टेम्परेचर का मान बढ़ाए तो क्या हो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाए, यानी वो जो हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है टेम्परेचर के सीधे प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या है, हम जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके ऑल कंडक्टर्स, जितने भी हमारे चालक है वो किसके एग्जाम्पल है हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के। कंडक्टर जैसे हमारा कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर और भी एग्जाम्पल्स है, मतलब सारे कंडक्टर जितने भी होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के। अब हम देखेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, आप इसके नाम से ही देख सकते हैं,
नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट था, तो क्या हो रहा था, ये सीधे रेजिस्टेंस जितना बढ़ रहा था, टेम्परेचर जितना बढ़ रहा था उतना ही क्या हो रहा था, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। और सीधा उसके उल्टा हो जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है वो देखिए हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ने के बजाय क्या होगा, कम होगा, वो रिड्यूस होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे वो देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, ऑल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। जितने भी हमारे कुचालक और अर्धचालक होते हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के। अब हम देखेंगे जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जीरो, आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ये वाली जो कैटेगरी होती है, जो इस टाइप पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाली कैटेगरी होती है, जो टाइप होता है, इसमें हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इससे कोई भी प्रभावित नहीं होता है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये क्या है इसके एग्जांपल्स है। तो देखिए हमने देखा पहला टाइप देखा हमने पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, फिर देखा नेगेटिव, फिर देखा जीरो। पॉजिटिव में क्या होता है, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ही क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। और इसका एग्जांपल थे हमारे कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, जितने भी चालक होते हैं सब। फिर देखा हमने नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है, हम जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। इसके एग्जांपल थे हमारे जितने भी इंसुलेटर होते हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं। फिर देखा हमने जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, उसको हम तापमान को कितना ही बढ़ा ले पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो उससे अफेक्ट नहीं होता है। इसके एग्जांपल क्या आता है, हमारे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, जो हमारा एट्स होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं। अब हम देखेंगे आगे, तो देखिए अब हम देखेंगे कि कनेक्शन क्या होता है, कौन कौन से कितने टाइप से इसके कनेक्शन होते हैं, इसके कितने टाइप्स कनेक्शन होते हैं, क्या होता है इसके सीरीज में, क्या होता है पैरेलल में, क्या होता है, और इसके जो हमारे डेल्टा स्टार होते हैं, स्टार डेल्टा क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। तो देखिए कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला कनेक्शन क्या देखेंगे हम, सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में जो हमारा करंट होती है, देखिए सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, ये है हमारा सीरीज कनेक्शन, ये है हमारा R1, ये है R2, ये इससे क्या है वोल्टेज
लगी हुई है V, और यहाँ से क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो हमारी करंट होती है वो क्या होती है, सेम होती है, बट जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए ये V1 हो गई, यहाँ पे ये V2 हो गई। अब हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है वो कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं कुछ, कि जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी करंट होती है क्या रहती है, सेम रहती है, बट जो वोल्टेज होती है वो सेम नहीं रहती। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, वोल्टेज नॉट सेम, मतलब अलग अलग होती है दोनों वोल्टेज। और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, जो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है, जो आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, सबसे छोटे रेजिस्टेंस, सॉरी सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है। जो हमारा आर इक्विवेलेंट, जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है हमारे जो सीरीज कनेक्शन में, जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है, जो सीरीज में लगे सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू। अब देखिए हम इसके फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, R1 R2 दे रखा है हमें। देखिए आपको पता होगा V बराबर क्या होता है, IR, क्या होता है V बराबर IR। अब देखिए यहाँ पे हमारा I तो क्या है, सेम है, बट R क्या है, अलग अलग है। तो देखिए हम V1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या जाएगा, I R1, और V2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या जाएगी, I R2। अब जो हमारा टोटल V होगा वो क्या निकल के आएगा, V1 प्लस V2, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए V1 क्या है हमारा, V1 की वैल्यू है I R1, और V2 की वैल्यू है I R2। अब यहाँ से हम देखिए I दोनों में कॉमन आ रहा है तो I कॉमन ले लेते हैं, और V की वैल्यू हम वही IR रखेंगे। देखिए जो यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, IR, तो यहाँ पे IR आ गया यहाँ पे, और I इसमें से हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पे बच गया हमारा R1 प्लस R2। तो क्या हो गया, R1 R2। अब यहाँ से हम I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस, ये R इक्विवेलेंट, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, R1 प्लस R2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमने दो रेजिस्टेंस से निकाला था, तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। अब कितने भी रेजिस्टेंस हो, n रेजिस्टेंस हो, तो उनके लिए भी कितना रहता है वो, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 Rn तक उसका मान जुड़ता रहता है। मतलब सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हो उन सब का मान जोड़ दे तो हमारा R इक्विवेलेंट निकल सकता है, R टोटल निकल सकता है। तो ये था हमारा सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस का। अब हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे किस में लगे होते हैं, पैरेलल में, शंट में। तो वो शंट में किस तरह से जुड़े रहते हैं वो देखिए, इसमें कुछ इस तरह से लगे होते हैं। ये हमारे दो रेजिस्टेंस मान के चलते हैं हम, ये हमारी वोल्टेज आ गई, ये यहाँ पर टोटल करंट हो गई, ये है R1 और ये R2, और यहाँ पे क्या हो गया I1 और ये I2।
अब देखिए, आप डायग्राम सर्किट देखकर ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे सेम क्या रहता है और अलग अलग क्या होता है। तो देखिए, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो हमारी करंट होती है वो क्या रहती है, अलग अलग रहती है, दोनों रेजिस्टेंस में नॉट सेम। बट जो हमारी वोल्टेज होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो क्या देखा हमने कि जो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है बट करंट अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। और क्या होता है, देखिए, जो हमारा आर इक्विवेलेंट प्राप्त होता है, हमें जो टोटल रेजिस्टेंस प्राप्त होता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी क्या प्राप्त होता है, सबसे छोटे रेजिस्टेंस से कम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। अब इसका फॉर्मूला निकालते, देखिए हम, अब देखिए वहां पर देखा था वी बराबर आई आर, तो वहां से देखिए वी बराबर क्या होता है, आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर। अब यहाँ पे हमने आई बराबर वी अपॉन में आर क्यों लिखा है, देखिए जो हमारा सीरीज कनेक्शन था उसमें क्या थी, करंट सेम थी, वोल्टेज अलग थी, तो इसलिए हमने वहाँ पे वी बराबर आई आर लिखा था, जिससे हम दोनों की वैल्यू V1 V2 की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पे आई अलग अलग है, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 निकलेंगी, तो इसलिए हमने आई बराबर वी अपॉन में आर लिखा है। तो देखिए I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 वोल्टेज हमारी सेम है ही, ये आ जाएगा R1। इसी तरह से हमारा I2 बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम है ही और ये R2। अब I1 प्लस I2, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, तो I क्या होता है, V अपॉन में R, तो V1 क्या R, I1 क्या है हमारा, V अपॉन में R1 प्लस V2 क्या है, I2 क्या है, V अपॉन में R2। यहाँ से हम देखिए V कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में R इक्वलेंट, इसको हम R इक्वलेंट लिखेंगे, 1 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन में R2। तो इससे V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये क्या है हमारा शंट रेजिस्टेंस, यानी पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम इसको सोल्व करके भी, अगर इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। एक ये फॉर्मूला भी हमें याद रख लेना है। क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये थे हमारे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसमें हम। देखिए पैरेलल में यदि हमारे पूछ ले कि सेम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं सबकी वैल्यू क्या है, सेम दे दे, और हमसे आर इक्विवेलेंट पूछे कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट पूछे तो कैसे निकालेंगे, देखिए आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा आर अपॉन में एन, इतना हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी हमें याद रख लेना है कि आर इक्विवेलेंट, अगर सारे रेजिस्टेंस का मान क्या हो, समान हो, तो इसका
आर इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर अपॉन में एन, कि एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कि कितने रेजिस्टेंस लगे हैं उस सर्किट में, तो क्या दर्शाएगा हमारा एन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर अपॉन में एन। तो ये देखा हमने सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन। अब देखेंगे हम व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन देखिए ये क्या है, हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसमें ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं हमने, ये रेजिस्टेंस P, ये Q, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस S, और ये क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसमें क्या है करंट IG फ्लो हो रही है। अब देखिए जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है इसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा IG है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है, जीरो। बैलेंसिंग ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है, IG का मान जीरो हो जाता है, जिससे क्या होता है जो हमारा ये पूरा ब्रिज है इसमें क्या हो जाता है, ये पूरा ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये इस तरह से कुछ रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर करंट तो फ्लो हो रही नहीं, तो वो ओपन हो जाएगा सर्किट, इसलिए ये ब्रिज हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमें बैलेंसिंग की कंडीशन के बाद। अब यहाँ से हम देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो P है वो S से मल्टीप्लाई हो जाता है और Q R से। तो ये क्या है, हमारी ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन है। ये हमारी पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। तो PS इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P अपॉन में Q और R अपॉन में S। ये क्या है, ये तीनों ही कंडीशन हमें याद रखनी है। ये क्या है, एग्जाम से पूछ लेते हैं कई बार कि ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, और इन तीनों में से हमें क्या देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं। तो ये था हमारा देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज, कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देखा कि इसमें सर्किट होता है, यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर लगा था, जो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है, ब्रिज को बैलेंस करने पर क्या हो जाता है, करंट जीरो हो जाती है गैल्वेनोमीटर की, जिससे ओपन हो जाता है। फिर हमें क्या निकल कर आता है, PS बराबर QR आ जाता है। तो ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। अब हम देखेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन। क्या देखेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए ये है हमारा स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन कैसे होता है वो देखिए, ये है हमारा स्टार कनेक्शन। इसको हम R1, R2, R3 और डेल्टा में कैसे बनाएंगे हम, ये क्या है हमारा डेल्टा कनेक्शन। तो ये हो गया हमारा RA, RB, RC। देखिए इस तरह से हम स्टार कनेक्शन बनाते हैं, इस तरह से डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। अब हम स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में बदलना सीखेंगे। तो वो कैसे बदलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्टार को हम ऐसे लिख सकते हैं Y के फॉर्म में, और डेल्टा को हम डेल्टा। तो हम आगे से मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे
स्टार टू डेल्टा, क्या करेंगे स्टार टू डेल्टा, तो स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, स्टार को डेल्टा में, तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, देखिए हमें क्या ज्ञात है, हमें R1 R2 R3, ये क्या है सब नॉन, ये क्या है, हमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है, बट RA RB RC ये क्या है अननोन है, तो हम इनकी वैल्यू निकालनी है, R1 RA RB RC की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हमें किस किस वैल्यू है, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये हमारा RA, ये RB, ये RC। अब देखिए हमें स्टार में तो वैल्यू दी हुई है जो हमें ज्ञात है, बट RA RB RC की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम RA की वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, RA किन दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे RA एक तो इससे जुड़ा हुआ है R1 से, और एक R2 से जुड़ा हुआ है, और एक R1 से, तो क्या करेंगे हम R1 प्लस R2, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इन दोनों में जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R2 R1 अपॉन में, अब मल्टीप्लाई बट्टे में क्या लिखेंगे हम, देखिए हमने R1 R2 लिख दिया, अब जो बचेगा उसको हम कहाँ लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे R3, तो ये आ गया हमारा इसका फॉर्मूला, RA बराबर क्या हो गया हमारा R1 R2 प्लस R1 R2 अपॉन में R3। इसी तरह से हम RB का निकाल सकते हैं, देखिए जो हमारा RB है वो एक तो R2 जुड़ा हुआ है एक R3 से, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन में R1। इसी तरह से हम RC की वैल्यू लिख देंगे, देखिए RC किन किन से जुड़ा हुआ है, R1 से और R3 से, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपॉन में R2। तो ये देखिए हमने स्टार से डेल्टा कनेक्शन में RA RB RC की वैल्यू निकाली, तो ये कुछ इस तरह से आई, RA की वैल्यू कितनी आई हमारी R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन में R3। इसी तरह से हमने RB की वैल्यू निकाली, कितनी आई R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन में R1। RC की वैल्यू कितनी आई R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपॉन में R2। तो ये थी हमारी स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। अब हम देखेंगे डेल्टा टू स्टार, स्टार से डेल्टा तो हमने देख लिया, अब डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कैसे होगा, देखिए इसी में कर सकते हैं हम इसको, डेल्टा टू स्टार, तो वो कैसे होगा, देखिए हमें R1 R2 R3 की वैल्यू क्या है अननोन है, बट RA RB RC की वैल्यू क्या है हमें ज्ञात है, कि हमें डेल्टा किसमें बदल रहे हैं, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं सर्किट को। तो देखिए
R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? देखिए R1 किन किन के बीच आ रहा है, RA RC के बीच आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा RA RC अपॉन में क्या लिखेंगे हम, जो हमारा डेल्टा में रेजिस्टेंस है उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो RA प्लस RB प्लस RC, तो RA बराबर R1 बराबर क्या हो गया हमारा RA RC अपॉन में R1 RA प्लस R2 RB प्लस RC। इसी तरह से हम R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। R2 देखिए R2 किन किन के बीच आ रहा है, RA और RB के, RA और RA RB अपॉन में वही नीचे की वैल्यू क्या रहेगी, सब में सेम रहेगी, क्या जाएगा RA प्लस RB प्लस RC। इसी तरह से हम R3 की वैल्यू निकालेंगे। R3 किन किन के बीच आ रहा था कि RC और RB के, तो ये क्या हो जाएगा RC RB अपॉन में RA प्लस RB प्लस RC। तो ये था हमारा डेल्टा से स्टार कनेक्शन। तो डेल्टा से स्टार कनेक्शन में हमें किन की वैल्यू निकालनी होती है, स्टार में लगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब R1 R2 और R3 की वैल्यू। अब देखिए मान लीजिए स्टार से डेल्टा या मान लीजिए स्टार में कोई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब इनकी वैल्यू क्या है, सेम है, स्टार है ये R R R, तीनों की वैल्यू क्या है R है, यानी तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, तो डेल्टा में लगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे देखिए। तो डेल्टा में लगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R डेल्टा इजिकल टू 3 R स्टार, क्या हो जाएगा वो, क्योंकि स्टार देखिए कितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं स्टार और डेल्टा में, 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। अब हमने ये कैसे पता लगाया कि 3 गुना गुणा में आएगा, ये भाग में भी आ सकता है ये, तो देखिए इसलिए एक ट्रिक याद रखनी है इसके लिए कि कब डेल्टा स्टार से डेल्टा करेंगे तो गुणा में कब आएगा, और डेल्टा से स्टार करेंगे तो, अब देखिए अब इसी तरह से हम स्टार में डेल्टा में सारे रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, और हमें पूछ ले स्टार में जुड़े रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कैसे हो जाएगी 1/3 R डेल्टा, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्टार में जुड़े सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, तो उसमें डेल्टा में जुड़े रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी हमारी R डेल्टा इज इक्वल टू 3 R स्टार। स्टार में जुड़े रेजिस्टेंस से कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और यदि हमसे स्टार में पूछ ले डेल्टा में दी गई हो वैल्यू, सारा रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो स्टार में पूछेगा तो 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है कि स्टार से डेल्टा में करने पर क्या होगा, डेल्टा से स्टार पे करने पर क्या होगा, तो देखिए आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये स्टार है हमारा, ये डेल्टा है। देखिए स्टार में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 4, और डेल्टा में कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए जब हम स्टार से डेल्टा में गए थे तो हमने 3 गुणा किया था, इसका मतलब कैसे याद रखना है हमें, देखिए छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर बड़े से छोटे में आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। देखिए स्टार में 4 वर्ड है, डेल्टा में 5 वर्ड है, तो हम स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और डेल्टा से स्टार में आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये था हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए
हमने कनेक्शंस में कौन कौन से देखे, सीरीज कनेक्शन देखा, पैरेलल कनेक्शन देखा, व्हीटस्टोन ब्रिज देखा इसी में हमने, और इसी में स्टार डेल्टा कनेक्शन देखा। और स्टार डेल्टा कनेक्शन में हमने देखे कि स्टार टू डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेल्टा टू स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और यदि स्टार में वैल्यू सेम हो तो डेल्टा में उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इसी तरह से हम उसका उल्टा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने अच्छी तरह समझा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस में क्या क्या आता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ऑपरेशन कैसे होते हैं, इससे कनेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार से होता है कनेक्शन। तो ये था हमारा आज का क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।